हेलो गाइस, मैं दोबारा आपके समक्ष प्रस्तुत हो चुका हूं एक नई वीडियो लेकर, जिसका विषय रहेगा ग्रामर। और जैसा कि मैं पिछली वीडियो में भी आपको बता चुका हूं कि आगामी समय में मैं विभिन्न प्रकार की वीडियोस आपके लिए अवेलेबल कराता रहूंगा, जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन स्टडी बखूबी कर सकते हैं प्रत्येक विषय को लेकर। तो आज का जो विषय है हमारा वो ग्रामर है, जिसमें हम पहला अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। और मैं सभी सब्सक्राइबरों से अनुरोध करता हूं कि सभी ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करते रहें, जिससे कि आगामी वीडियोस भी आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक नॉलेज ऑफ ग्रामर, जिसको मैं दोनों ही भाषाओं में लेकर चल रहा हूं। यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, दोनों प्रकार के बच्चे इसको अच्छे से सराहनीय तरीके से सीख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रामर के बारे में। ग्रामर क्या है? ग्रामर भाषा की वह आधारभूत कड़ी होती है जिसके माध्यम से हम उस भाषा के बारे में सटीक जानकारी हासिल कर पाते हैं। व्याकरण से हम लिखना, पढ़ना व बोलना सीखते हैं, उसी को हम ग्रामर कहते हैं। अगला पॉइंट है हमारा अल्फ़ाबेट्स, और अल्फ़ाबेट को हिंदी में वर्णमाला के नाम से जाना जाता है। वैसे तो हमारी 3 प्रकार की मालाएं होती हैं, जैसा कि आप जानते हैं। सामाजिक स्थिति को देखते हुए नोटों की माला, मोतियों की माला और फूलों की माला। तो ये चौथी माला है हमारी, जो वर्णों की माला है, जिसके माध्यम से हम अपने कैरियर की शुरुआत करते हैं लैंग्वेज को लेकर। तो अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं वो हमारे 26 होते हैं, और इन अल्फ़ाबेट को लेकर भी हम बात करेंगे। अगला टॉपिक है हमारा लेटर। लेटर क्या होता है? वैसे तो हम लेटर के मायने विभिन्न प्रकार के निकालते हैं। लेटर मीन्स पत्र होता है, लेटर मीन्स अक्षर होता है, लेटर मीन्स बाद में होता है। तो आज हम जो बात करेंगे वो लेटर मीन्स अक्षर के बारे में बात करेंगे। अगला पॉइंट है हमारा बर्ड। अब ये बर्ड क्या होता है, बर्ड कैसे बन के तैयार होता है, इसके विषय में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत कर देते हैं अल्फ़ाबेट से। तो सभी बनी रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, जिससे कि आपके डाउट्स को मैं क्लियर कर पाऊं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट के अंतर्गत हम 26 लेटर्स की जानकारी हासिल करते हैं। 26 लेटर्स जो होते हैं हमारे, छोटे बच्चे जिन अक्षरों के माध्यम से अध्ययन सीखते हैं उनको हम A, B, C, D एंड एटसेट्रा इन लेटर्स के नाम से जानते हैं। अब ये लेटर्स जिन रूपों में लिखे जाते हैं, जिस क्रम में लिखे जाते हैं, उस क्रम को हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर कहते हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अक्सर बहुत से बच्चे इस क्रम के बारे में जानकारी नहीं रखते। ए से लेकर जेड तक जो लेटर्स लिखे जाते हैं उनको किस क्रम में लिखा जाता है, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर क्लियर हो जाता है। जो क्वेश्चन बन के तैयार होता है, आप नोटिस कर सकते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन होता है कि इन विच ऑर्डर these letters are written, तो I think it is called alphabetical order। इसको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर कहते हैं, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स के माध्यम से हम इन अक्षरों को आसानी से सीख जाते हैं। 26 letters are divided into 2 categories। कैटेगरी नंबर 1 वॉवेल, कैटेगरी नंबर 2 कॉन्सोनेंट। वॉवेल आर कॉल्ड स्वर इन हिंदी। वॉवेल को हम हिंदी में स्वर के नाम से जानते हैं। आई थिंक कॉन्सोनेंट्स को व्यंजन कहा जाता है। वैसे तो व्यंजन हमारे 2 प्रकार के हो जाते हैं, एक व्यंजन को खाना और दूसरे व्यंजन जो हमारे स्वरों के साथ मिलकर यूज किए जाते हैं।
vowel are categorized into 5. Number 1 A, E, I, O, U। ये 5 प्रकार के होते हैं, ये पांचों स्वर कहलाते हैं। जिस तरह से हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन से मिलकर शब्दों का निर्माण होता है, इसी तरह से अंग्रेजी भाषा में भी स्वर और व्यंजन होते हैं, जिसमें स्वर 5 होते हैं अर्थात वोवेल 5 होते हैं, अदर कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। when we subtract 5 from 26, तो I think 21 letters are remain, these are called consonants। इनको हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। कॉन्सोनेंट्स और वोवेल दोनों मिलकर हमारे अगले टॉपिक का निर्माण करते हैं, जिसके लिए मैं आगे आपको बताने जा रहा हूं। तो सभी भली भांति इनको समझने का प्रयास करें। जो अगला पॉइंट है हमारा वो है वर्ड। अब हम जानेंगे कि वर्ड क्या है, जिसको मैं दोनों भाषा में आपके लिए बताऊंगा कि शब्द क्या कहलाता है। तो हमारा अगला पॉइंट है वर्ड। वर्ड को हिंदी में शब्द के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? शब्द के नाम से। अब ये शब्द जो है हमारा कहां से निकल कर आया? ये शब्द लेटर्स की मदद से निकल कर आता है। आई थिंक कैसे? तो सबसे पहले जान लीजिए, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। और अर्थात अक्षरों का वह समूह जो अक्षरों के साथ मिलकर किसी समूह का निर्माण करता है, उसे हम वर्ड कहते हैं। ये वर्ड की परिभाषा है। जैसे एस के बारे में बात करें, C प्लस A प्लस T, इट मीन्स कैट। कैट और कैट मीन्स बिल्ली। कैट मीन्स क्या होती है? बिल्ली। और बिल्ली को आप जानते ही हैं भली भांति। तो आई थिंक हम समझ सकते हैं कि जो शब्द बन के तैयार हुआ वो हमारा अक्षरों की मदद से बन के तैयार हुआ है। अक्षर दो प्रकार से कैटेगराइज किए गए हैं, वोवेल एंड कॉन्सोनेंट्स। और वोवेल और कॉन्सोनेंट्स दो ध्वनियां हैं, इन दोनों ध्वनियों के माध्यम से हमारे वर्ड का निर्माण हो जाता है। अगला पॉइंट जो है वो है हमारा सेंटेंस। लेकिन एक बात और मैं यहां पर कहना चाहूंगा, हमारे दो लेटर ऐसे हैं जिनको हम अक्षर नहीं कह सकते। क्या आप जानते हैं वो दो लेटर कौन से होते हैं? चलिए मैं बता देता हूं आपको। पहला है आई, दूसरा है ए। ये शब्द, ये अक्षर नहीं कहलाते, इनको शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। क्योंकि आप अनुमान लगा सकते हैं, आई मीन्स में, ए मीन्स एक। तो अर्थात चाहे वो अक्षर हो या शब्द, जिनका अर्थ होता है वो शब्द कहलाते हैं। तो इसमें कोई दोहरा नहीं है, आई और ए दोनों अर्थप्रद हैं, इसीलिए इन दोनों को हम अक्षर ना कहकर शब्दों के नाम से जानते हैं। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है सेंटेंस। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट में बात करने जा रहे हैं सेंटेंस के बारे में। मैं समझता हूं सभी इंटरेस्ट के साथ वीडियो को देख रहे होंगे। अब सेंटेंस अगला हमारा कदम बढ़ जाता है वाक्य की तरफ। इसको हम सेंटेंस को हिंदी में वाक्य के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? वाक्य के नाम से। अब ये वाक्य क्या होता है? जिस तरह से लेटरों के समूह ने एक शब्द का निर्माण किया, उसी तरह से शब्द एक साथ जुड़कर एक वाक्य का निर्माण करते हैं। तो सेंटेंस की जो परिभाषा है, इसको हम डेफिनेशन का नाम देते हैं। डेफिनेशन मीन्स परिभाषा होती है, इसको हम परिभाषा कहते हैं।
परिभाषा, परिभाषा मीन्स यानी कि किसी भी स्थिति को पूर्णतः संज्ञान में लाना, उसी को हम परिभाषा नाम देते हैं। सेंटेंस, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। अर्थात शब्दों का वह समूह जो शब्दों के साथ मिलकर किसी पूर्ण भाव को व्यक्त करता है, उसे हम वाक्य कहते हैं। किस प्रकार समझ सकते हैं आप? यहां पर डेफिनेशन को आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। शब्दों का वह समूह जो शब्दों के साथ मिलकर पूर्ण भाव व्यक्त करे, पूर्ण भाव व्यक्त करे, उसे अंग्रेजी में सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस कहते हैं। जैसे इसको हम फॉर एग्जाम्पल के रूप में लेकर देखें। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तहत, राम is going to school। तो आप यहां पर आकलन करेंगे कि प्रत्येक शब्द है और इन शब्दों के आधार पर एक वाक्य का निर्माण हुआ है, लेकिन इस बीच कुछ स्थितियां और प्रकट हुई हैं। अर्थात अब यहां पर क्वेश्चन हमारा खड़ा होता है कि एक वाक्य को बनाने के लिए क्या कुछ नियम भी प्रतिपादित हैं? तो हाँ, बिल्कुल मैं कहूंगा कि एक वाक्य को बनाने के लिए कुछ नियम भी हमें अपने संज्ञान में लाने हैं, जिसके माध्यम से हम वाक्य को सही प्रकार समझ पाएंगे। तो एक वाक्य को बनाने के लिए निम्नलिखित 3 स्थितियों को जानना बहुत जरूरी है। नंबर 1, वाक्य का सही क्रम होना चाहिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने क्रम भी इसको सही प्रकार दिया है। करने वाला यानी कि कर्ता पहले स्थान पर मौजूद है, क्रिया भी मौजूद है, दूसरा इसमें अगला ऑब्जेक्ट भी मौजूद है। तो वाक्य का सही सीक्वेंस होना चाहिए। नंबर 2, वाक्य के पहले शब्द का पहला अक्षर बड़े अक्षर से लिखा जाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही सुना आप सभी ने कि वाक्य के पहले शब्द का पहला अक्षर बड़े अक्षर से लिखा जाना चाहिए, जो कि लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो हमारी आई थिंक 2 कंडीशन तो पूरी हो चुकी हैं। तीसरी कंडीशन में वाक्य के अंत में वाक्य के अनुसार एक सही विराम चिन्ह का भी प्रयोग होना चाहिए। तो आई थिंक मैंने भी यहाँ विराम चिन्ह का प्रयोग किया है, आप देख सकते हैं। विराम चिन्ह का प्रयोग भी होना चाहिए। वाक्य के
अंत में एक विराम चिन्ह का प्रयोग वाक्य के अनुसार होना चाहिए। अब आप समझ रहे होंगे कि मैं इस बात को क्यों दोहरा रहा हूं कि वाक्य के अंत में एक विराम चिन्ह का प्रयोग वाक्य के अनुसार होना चाहिए। तो वाक्य के अनुसार होना चाहिए, इसका मतलब आगे क्वेश्चन खड़ा होता है कि वाक्य भी कई प्रकार के होते हैं। तो हाँ, बिल्कुल मैं कहूंगा कि वाक्य हमारे 5 प्रकार के होते हैं, जो कि मैं अगले टॉपिक में आपको जोड़ूंगा। अब इससे पहले मैं कुछ और स्थितियों पर प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। उन स्थितियों को आपको जानना है। वाक्य की कुछ कैटेगरीज होती हैं। वाक्य आई थिंक 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, अर्थात अ सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। कैटेगरी नंबर 1, जो कि मैं इसको रफ करने के बाद आपको बता देता हूं, ध्यान देंगे सभी। वीडियो को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, जिससे कि सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और आप ऑनलाइन पढ़ाई का आनंद ले पाएं। तो पहली कंडीशन है हमारी सब्जेक्ट। दूसरा, वाक्य की 3 कैटेगरीज होती हैं, मैंने आपको बता दिया। 3 कैटेगरीज में वाक्य को रखा जाता है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, नंबर 3 पर। देखिए, मैं एक बात यहां पर आपको बता देता हूं कि अगर वाक्य में सब्जेक्ट नहीं है, अर्थात सब्जेक्ट नहीं है, तो वाक्य बन जाएगा। वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है, तब भी वाक्य बन जाएगा, यानी कि सब्जेक्ट है, वर्ब है, वाक्य बन जाएगा। लेकिन अगर वाक्य में वर्ब नहीं है, हाँ आपने सही सुना, मैं बोल रहा हूं वाक्य में वर्ब नहीं है, तो वाक्य नहीं बनेगा। इस बात को आप विशेष ध्यान में रखेंगे कि वाक्य में अगर वर्ब नहीं है तो वाक्य नहीं बनेगा। इसलिए वाक्य के अंतर्गत एक डेफिनेट वर्ब का होना बहुत जरूरी है। तो अभी हम जिन टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो टॉपिक है पहला सब्जेक्ट, जिसको हिंदी में कर्ता के नाम से जाना जाता है। दूसरा पॉइंट है जिसको हिंदी में कर्म के नाम से जाना जाता है। तीसरा पॉइंट है जिसको हिंदी में क्रिया के नाम से जाना जाता है। तो डेफिनेटली आप इन पर गौर करें, मैं इनको परिभाषित करूंगा कि सब्जेक्ट क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सब्जेक्ट? तो सब्जेक्ट क्या है? जब कोई ना कोई कार्य किसी न किसी के द्वारा किया जाता है तो उस कार्य को करने वाले के लिए कर्ता कहते हैं। हाँ जी बिल्कुल, उस कार्य को करने वाले के लिए कर्ता कहते हैं। When any work is done by anyone, that is called subject. जब भी कोई काम किसी के द्वारा किया जाता है तो आई थिंक उस काम को करने वाले के लिए कर्ता कहते हैं। दूसरा पॉइंट, जब भी कोई काम किसी के द्वारा किया जाता है तो जो भी काम किया जाता है वह कार्य जो होता है उस कार्य को हम कर्म के नाम से जानते हैं। जी बिल्कुल, जो कि कर्ता द्वारा किया जाता है। तीसरा पॉइंट है हमारा क्रिया। क्रिया वाक्य का वह अंग होता है जो इन दोनों के मध्यस्थ कार्य करता है, अर्थात जो भी कार्य होता है उस कार्य को पूरा करने में जो इन दोनों की मदद करता है वही क्रिया कहलाता है। तो इस तरीके से इन तीनों को परिभाषित किया गया है। एक वाक्य की नीड या स्ट्रक्चर की बात करें
तो स्ट्रक्चर हमारा जो वाक्य का बनता है वो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को आप नोट डाउन कर लें। आई थिंक डेफिनेशन में बता चुका हूं तीनों ये क्या कार्य करते हैं और तीनों किस तरीके से परिभाषित किए जा सकते हैं। तो जो हमारा अगला पॉइंट है उस अगले पॉइंट के लिए भी आप तैयार रहें और इसको समझने का प्रयास करें। अभी मैंने आपके लिए बताया कि वाक्य को बनाने के लिए हम 3 कैटेगरीज यूज करते हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। इन तीनों के आधार पर हमारा वाक्य बनता है। एक वाक्य को बनाने के लिए किन नियमों की आवश्यकता होती है वो भी हमारे 3 ही होते हैं। पहला, वाक्य का सही क्रम होना चाहिए। दूसरा, वाक्य का पहले शब्द का पहला अक्षर बड़े से लिखा होना चाहिए। तीसरा पॉइंट जो कि अंतिम पॉइंट है, वाक्य के अंत में वाक्य के अनुसार एक सही पंक्चुएशन चिन्ह का प्रयोग होना चाहिए, अर्थात विराम चिन्ह का प्रयोग होना चाहिए। अगला जो पॉइंट है हमारा वो है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत ही इफेक्टिव तरीके से समझाऊंगा। तो उसके लिए आप वीडियो के साथ बने रहें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें जो एल के कोचिंग क्लासेस के माध्यम से है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।